गुड आफ्टरनून गाइस। प्रकृत करते हैं इस मैटर के बारे में। इस मैटर में बात करते हैं और जो दूसरे स्टूडेंट भी हैं उनके साथ भी बात करते हैं इस मैटर पे। मतलब द प्रॉब्लम इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि भाई पढ़ने में मन नहीं कर रहा है या फिर नहीं हो रहा है या कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है, जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि उतनी एनर्जी से हम काम नहीं कर पा रहे जितनी एनर्जी से किया करते थे दूसरे कामों के लिए। ये वाली प्रॉब्लम, जो सोच रहे हैं वैसा हो नहीं पा रहा है, ये वाली प्रॉब्लम कि सोचना है, सोच रहे हैं, करना है, मेहनत करने के लिए भी रेडी हैं बट समहाउ वी आर अनेबल टू डू इट। तो ये सारी प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेंगे अपन लेक्चर में। इट्स अ टाइम, एक्चुअली ये टाइम आ चुका है वो वाला कि वो प्रॉब्लम आपको आनी है। आप 5-7 महीने हो चुके हो प्रिपरेशन में और वो सारी चीजें तो होगी, अभी बात करेंगे अपन, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करो बेटा, थोड़ा सा हो तो जाएगी सारी चीजें, थोड़ा सा वेट करो, टाइम है, पास हो जाएगा। बात करेंगे इस मैटर पे, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। चलो, बाइजेक्टिव का कोई पूछ रहा है क्या चल रहा है सर? हाँ, सारे ही फंक्शंस के बारे में मैंने आपको एंड में लाके छोड़ा था और मैंने बोला था यार ये टेबल के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस टेबल के बारे में बात करेंगे और एक टेबल का आइडिया दे दिया था कि अपन क्या क्या करने वाले हैं। एंड आई होप आप इतने अच्छे से रिवीजन करके आए हो कि वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू या बाइजेक्टिव, इनमें आपको कंफ्यूजन ना हो, डेफिनेशन में कंफ्यूजन ना हो। जिस तरीके से समझाया वो चीज आपको क्लियर है, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, उतना क्लियर आपको है, तो फिर हम इसको कर पाएंगे। बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन वन मेनी वन ऑन टू इनटू, ठीक है। तो आई होप वो आप अच्छे से रिवाइज करके लेके आए हो। ये पार्ट मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बता दिया था कि भाई नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होने वाले हैं इसके, वन वन फंक्शन कितने होने वाले हैं, मेनी वन फंक्शन कितने होने वाले। एक बार मैं वापस से ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ इसी डाटा के साथ में, फिर एक दूसरे डाटा के साथ में बात भी करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में उसको जनरलाइज करेंगे। क्लियर है अभी तक? चलो देखते हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहली चीज एक बार पूरी रिवाइज करवा दूंगा, फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है। दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन जो होती है वो बोलती है कि ए के सारे एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड, ऑल एलिमेंट शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है भाई। चार एलिमेंट है, चारों को आउटपुट देना है आपको, और ए के एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग एग्जैक्टली वन इमेज, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैविंग एग्जैक्टली वन इमेज या हैविंग एग्जैक्टली वन आउटपुट, हैविंग एग्जैक्टली वन आउटपुट। ये कंडीशन के साथ हमको आगे बढ़ना है। हम गए वन के पास, हम गए वन के पास कि भाई तेरा क्या चल रहा, तेरे को क्या चाहिए। बोलेगा मेरे को एक आउटपुट चाहिए, ठीक है। तेरे पास कितने ऑप्शन, एक, दो, तीन, चार, पांच। वन के पास गए, यहाँ पे देखो वन के पास गए, पांच ऑप्शन, ठीक है भाई, तूने तेरा ले लिया। टू के पास, टू के पास भी गए कि मुझे कोई मतलब नहीं है वन के पास क्या गया है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं वो भी ले सकता हूँ जो वन के पास नहीं गया है और वो भी ले सकता हूँ जो वन के पास गया है, क्योंकि फंक्शन को उसमें इन दोनों डेफिनेशन को, इन दोनों कंडीशन को कोई कंस्ट्रेन नहीं। टू के पास गए, उसने बोला मेरे पास भी पांच ऑप्शन, रिपीटेशन अलाउड। मतलब क्या है, अरेंजमेंट करना है आपको चार में, चार चीजों में आपको अरेंजमेंट करना है, एंड रिपीटेशन इज अलाउड। कि आपके पास ये आउटपुट है 11, 12, 13, 14, 15, इनको चार प्लेसेस पे पुट करना है, एक वन की प्लेस, एक टू की प्लेस, एक थ्री की प्लेस और फोर की प्लेस, वे रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड इसीलिए क्योंकि सबके सब सेम आउटपुट भी ले सकते हैं, आपस में रिलेशन नहीं है कि भाई वन ने जो ले लिया वो टू नहीं लेगा, ले सकता है। तो दैट्स वाई 5 × 5 × 5, तो 5 raised to the power 4 का फंडा हम यहाँ पे लेके आ गए, नंबर ऑफ फंक्शंस बन गए। अब फिर हमारे पास आया वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन एक अपनी कंडीशन लेके बैठा हुआ है। वन वन फंक्शन बोलता है कि भाई जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट के लिए एक ही इनपुट चाहिए, उस आउटपुट के लिए मुझे एक ही इनपुट चाहिए, ठीक है भाई, तू एक ही इनपुट लेना। मतलब अगर 11 आउटपुट में आने की कोशिश कर रहा है, मतलब 11 आउटपुट में आ रहा है, तो 11 बोल रहा है अगर मैं आउटपुट में आऊंगा तो मैं एक ही इनपुट लूंगा। 12 भी बोल रहा है मैं एक ही इनपुट लूंगा। 13, 14, 15 जो भी आएगा वो एक ही इनपुट लेगा। तो इसको कुछ इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर लो, इसको कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो
कि यार ये 11 एक आउटपुट है, 12 एक आउटपुट है, 13 एक आउटपुट है, 14 एक आउटपुट है, 15 आउटपुट है। ये चारों, ये पांचों जो है वो एक से ज्यादा इनपुट नहीं ले सकते, और इनपुट कितने हैं? 4 इनपुट है। तो ये 5 है, बट 4 इनपुट आपको चाहिए। अब 4 इनपुट चाहिए, तो सारे इनपुट को आप कहीं भी अरेंज कर लो। मान लो 1 यहाँ कर दिया, 2 यहाँ कर दिया, 3 यहाँ कर दिया, 4 यहाँ कर दिया, या ऐसे कितने भी अरेंजमेंट जितने पॉसिबल है कि इन 5 प्लेसेस पे 1 2 3 4 को कितने तरीके से रख के अरेंज कर सकते हो। तो आप बोलोगे भैया 4 पोजीशन चूज कर लो सबसे पहले, कि ये वाली पोजीशन चाहिए, कि ये वाली चाहिए, कि ये वाली चाहिए, कि ये वाली चाहिए, कि ये वाली चाहिए। जैसे मैंने जो एग्जांपल दिया है उसमें 14 को नहीं लिया है, ठीक है भाई। सबसे पहले 4 पोजीशन चूज कर ली, और उन पोजीशन को मैंने अरेंज कर दिया, मतलब 3 1 2 और 4 को पुट तो करना है इन चारों पोजीशन पे, बट कौन कहां पे जाएगा, इसको इसको मैनेज करने के लिए मैंने उसमें क्या किया, 4 फैक्टोरियल डाल दिया। सिंपल पीएनसी का कॉन्सेप्ट, मतलब अरेंजमेंट कर दिया। ये आ गया मेरे पास वन वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन की बात हुई तो भाई जो वन वन नहीं होता है वो मेनी वन होता है, जो वन वन नहीं होता है वो मेनी वन होता है। तो टोटल में से मैंने वन वन को माइनस कर दिया, तो मेरे पास मेनी वन वाला केस आ गया। आई होप ये अब आपको यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें? अब इस पे आगे बढ़ता हूं। नंबर ऑफ फंक्शन बना दिया, वन वन बना दिया, मेनी वन बना दिया। भाई साहब अब इसमें ऑन टू की बातें करता हूँ। किसकी बातें करने जा रहा हूँ? ऑन टू फंक्शन की। तो ये मेनी वन को उठा के ना इधर से इधर चिपका देते हैं बगल में। चलो भैया आ जाओ, तू भी आ जा। ठीक है, तो ये मेनी वन फंक्शन बन गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू की कंडीशन याद है क्या होता है भैया? ऑन टू जरा बताओ तो मेरे को, व्हाट डू यू मीन बाय ऑन टू फंक्शन? रेंज एंड कोडोमेन मस्ट बी सेम। तो मेरे को कोई दिमाग लगा के बताएगा कि इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनने वाले हैं भाई? इसमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनने वाले? अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कि कोडोमेन पूरी यूटिलाइज होनी चाहिए। कोडोमेन पूरी यूटिलाइज होनी चाहिए। अरे भाई यहाँ पे तो 5 आउटपुट है, तो पांचों आउटपुट को यूज करना है आपको। अरे 5 आउटपुट को तो यूज कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि 4 ही इनपुट है। आपको ऑन टू फंक्शन बनाना है, पांचों आउटपुट को यूज करना है। पांचों आउटपुट के लिए आपको कम से कम 5 इनपुट तो चाहिए ना भाई। 5 से कम इनपुट रहेंगे तो काम चलेगा क्या? जरा बता दो मेरे को। अगर सबने सब इनपुट ने अलग अलग आउटपुट भी ले लिए तो 4 ही यूटिलाइज हुआ, बेचारा एक तो बच ही गया। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? बिल्कुल 0। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने आ गए भाई साहब? 0। क्लियर है? क्योंकि आप थोड़ा सा इमेजिन करो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, बोलो 5 आउटपुट है, 4 इनपुट है। अगर चारों इनपुट को अलग अलग आउटपुट भी दे दिए एक्सट्रीम, तो भी एक तो आउटपुट बचना है। मैं पांचों आउटपुट को यूटिलाइज कर ही नहीं सकता हूं, क्योंकि 4 ही इनपुट है, तो मैक्सिमम 4 आउटपुट ही यूटिलाइज कर सकता हूं। एक तो बचना ही बचना है, और एक बचना है तो कोडोमेन रेंज कभी बराबर होने ही नहीं वाली। ठीक है, अब ऑन टू फंक्शन आ गया, तो जरा मेरे को बता दो तो इनटू कितने फंक्शन बनेंगे? इनटू कितने फंक्शन बनेंगे? टोटल माइनस ऑन टू। एकदम परफेक्ट काम, एकदम सही बोल रहा हूँ। टोटल में से आप ऑन टू को माइनस कर दो, मतलब जो भी फंक्शन बनेगा भाई, वो सारे यहाँ पे कितने बनेंगे? 5 raised to the power 4। ये सारे आपके पास इनटू फंक्शन ही बनने वाले हैं। चलो जरा बता दो तो बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे? बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए आपके पास। बाइजेक्टिव का मतलब ये होता है भाई कि वन वन और ऑन टू। तो वन वन तो ठीक है बन रहे हैं, फंक्शन है, बट ऑन टू तो एक भी नहीं बन रहा ना भाई साहब। तो आंसर तो 0 आने वाला है ना। बिल्कुल सही समझे हो। चलो कांस्टेंट फंक्शन बता दो। हाउ मेनी कांस्टेंट फंक्शन वुड बी देयर? व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट फंक्शन? कुछ भी इनपुट डालो, आउटपुट सेम मिल रहा है भाई। अरे 1 डालूं, 2 डालूं, 3 डालूं, 4 डालूं, आउटपुट मेरे को एक ही मिल रहा है। तो बताओ तो जरा कितने आएंगे, लिख के बताओ। आहन का आंसर आया जो कि सही है। व्हाट अबाउट अदर पीपल? बिल्कुल सही हर्षित। व्हाट अबाउट अदर पीपल? नहीं दक्ष, गलत। पार्थ सही। अरे भाई 1 2 3 4 को सबको सेम आउटपुट
आउटपुट दे दे तो या तो वो 11 आउटपुट ले ले, या तो वो 12 ले ले, या तो वो 13 ले ले, या तो 14 ले ले, या 15 ले ले, तो भाई 5 ही तो केस बन रहे हैं। करेक्ट। तो ये आ गया हमारे पास वो वाला केस जिसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट जो हैं भाई वो नंबर ऑफ आउटपुट से ज्यादा है। मतलब हमारा ये वाला केस है कि नंबर ऑफ इनपुट जो है वो नंबर ऑफ आउटपुट से कम है। n इज लेस देन m, मतलब कौन सा वाला है, n इज लेस देन m, ये वाला है। ठीक है, क्लियर। इसको भी मैं बाद में बता दूंगा। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव जो वन वन भी होता है और बेटा ऑन टू भी होता है, मतलब ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, उसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जब ऑन टू बन ही नहीं सकता, जब फंक्शन ऑन टू बन ही नहीं सकता इस कंडीशन में, तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं बन सकता। आया क्या फंडा समझ में। फंक्शन की कंडीशन क्या है बाइजेक्टिव होने के लिए, वन वन भी होना जरूरी है। वन वन भी होना जरूरी और ऑन टू भी होना जरूरी है। तो कांस्टेंट फंक्शन मतलब बेटा ये वन का इनपुट आया, मान लो एक वन का इनपुट आया, आपके पास आउटपुट आ गया 13, टू का भी 13, थ्री का भी 13 लेके बैठे हुए हो, और फोर का भी 13 लेके बैठे हुए हो। तो जितने भी इनपुट है सबका आउटपुट कांस्टेंट आ गया, मतलब एक ही वैल्यू आ गई। तो इसे 13 की जगह 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 15, तो इसीलिए 5। ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कंडीशन ले लेता हूं एन और एम दोनों बराबर है, या फिर अभी भी एन एम से बड़ा ले लेता हूं। चलो एन ले लेता हूं एम से बड़ा, इस पे बातें करते हैं। ठीक है भाई, ए ले ले और बी ले ले। ए के लिए इनपुट ले ले, यहाँ पे ए सेट ले ले। आएंगे जनरल फॉर्म पे आएंगे बेटा, पहले एग्जांपल से सोच लो। 1 2 3 4, और आउटपुट ले ले बी 11 12 और 13। सबसे पहले मेरा काम आएगा नंबर ऑफ फंक्शंस, बता दो भाई, बता दोगे कितने आएंगे, बताओ जरा। अब आप लोग बताओगे मेरे को कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे। दो कंडीशन होती है फंक्शन की, हर एक का एलिमेंट इंक्लूड करना जरूरी है, और साथ में हर एक का एक ही आउटपुट होना चाहिए। तो दो तीन आंसर आ गए, एकदम सही है। नहीं कशिश गलत है, अभी आपका भी गलत है। यार देख, वन के पास जाएगा, सोचना सीखो उसको, ऐसे ही जैसे पहले सोचा था। वन के पास जाएगा कितने केसेस, तीन केस, दूसरे के पास तीन केस, तीन के पास तीन केस, चार के पास तीन केस, 3 raised to the power 4। सेम ही फंडा यहाँ 5 raised to the power 4 था, यहाँ 3 raised to the power 4 है, सेम फंडे से यूज हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। भाई साहब वन वन फंक्शन बता दो तो कितने आएंगे। वन वन का मतलब है हर एक के लिए अलग अलग आउटपुट, हर एक के लिए अलग अलग आउटपुट। तो भाई 13 है, तीन इनपुट है, सॉरी 4 इनपुट है और 3 आउटपुट है, कहां से अलग अलग दे दूंगा यार मैं। और भाई भाग्यश्री 3C4 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ज्यादा में से कम को सिलेक्ट करते हैं, कम से ज्यादा को थोड़ी कर पाएंगे। मेरे को 4 आउटपुट चाहिए कि नहीं चाहिए वन वन बनाने के लिए, ये बताओ मेरे को तो सबसे पहले। मुझे 4 आउटपुट चाहिए, 4 आउटपुट है क्या, नहीं है, कम से कम 4 आउटपुट चाहिए ना। आंसर इज 0। वन वन इज नॉट पॉसिबल हियर, वन वन इज नॉट पॉसिबल हियर। क्लियर है वन वन का फिर। अगर एक 4 आउटपुट होता तो पॉसिबल है, 5 आउटपुट, 6 आउटपुट, या नंबर अगर बड़ा होता तो पॉसिबल है या बराबर होता।
अगर आउटपुट कम है इनपुट से तो 1 1 बन ही नहीं सकता। तो बताओ तो जरा मेनी वन कितना बनेगा? 3 raised to the power 4 -0। सारे के सारे फंक्शन मेनी वन बनने होते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। आपको बनाना है ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस का मतलब क्या होता है? ऑन टू फंक्शंस का मतलब ये होता है कि सारे के सारे आउटपुट यूज होने चाहिए। मतलब 11 भी यूज होना चाहिए, 12 भी यूज होना चाहिए, 13 भी यूज होना चाहिए, और कम से कम एक बार तो यूज होना चाहिए, मिसिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार तो हर एक आउटपुट को आना जरूरी है। कोडोमेन और रेंज को हमको बराबर करना जरूरी है ना? तो आपकी यहाँ पे जो रेंज होने वाली है वो कोडोमेन के बराबर होने वाली है। तो जरा मेरे को कोई आंसर बताएगा कैसे निकालोगे इसको? चलो मैं बता देता हूं। नहीं, मैं, देखना यहां समझना, प्रोसेस समझना मेरी। ये 11 नाम का डब्बा, ये 12 नाम का डब्बा, और ये 13 नाम का डब्बा, ये 3 डब्बे यहाँ पे। ठीक है, इन 3 डब्बों में आपको कौन कौन सी बॉल डालना है समझना। आप बोलोगे सर मेरे पास 4 बॉल है। एक बॉल नंबर 1 है सर, बॉल नंबर 1 है सर, बॉल नंबर 2 है सर, बॉल नंबर 3 है सर, और बॉल नंबर 4 है। कुछ इस तरीके से डालना है कि मान लो अगर 1 यहाँ पे गिरा, चलो कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया था बीच में, रिस्टोर हो गया। तो मुझे क्या करना है, एक बार और कर रहा हूं। ये जो केस मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सही वेदांता, पकड़ लियो। अब आपका आंसर सही है कि ये 3 यहाँ पे गया, एक यहाँ पे गया, 2 और 4 यहाँ पे गए, ये चलेगा। मतलब आपको ये करना था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिफरेंट बॉल्स टू 3 डिफरेंट पर्सन्स। याद आया? पीएनडी से एक फॉर्मूला दिया था इसका, मैंने बोला था रट लो इसका। इसको प्रूफ आएगा आपके पास किससे? इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। नहीं, फॉर्मूला जो मैंने दिया था, r⁻n माइनस r-1 की पावर n
प्लस RC2, R माइनस 2 की पावर n माइनस RC3, R माइनस 3 की पावर n। फिर R में डिस्ट्रीब्यूशन करना था तो n का R में था, n का R में डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई यहाँ पे 4 का 4 का 3 में करना है तो क्या करोगे? 3 raised to the power 4 माइनस 3C1, 3 माइनस 1 raised to the power 4 भाई साहब, प्लस 3C2, 3 minus 2 raised to the power 4. That's all. That is your answer. 81 minus 3 into 27. No, 27 no, sorry, 16. 2 raised to the power 4, 16 plus 3. That is your answer. 45 माइनस कर दो, 5 और 31, 36 आई थिंक। आ गया क्या फंडा समझ में इसका? तो अब ये फॉर्मूला जिसको नहीं पता वो याद रखे कि भाई कुछ इस तरीके से काम होने वाला है। कुछ नई चीज बताने को नहीं, अपन ने ऐसे क्वेश्चन बहुत कर लिए थे उसने। मैंने आपको जेई एडवांस का एक क्वेश्चन भी कराया था। मैंने बोला था 5 बॉल को 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसका आंसर 150 आया था, 150 आया था। चलो अब जल्दी से बता दो तो इनटू फंक्शन कितने आएंगे? इनटू फंक्शन कितने आएंगे? अब थोड़ा दिमाग खुद लगाओ बेटा। हर्षल, ऑन टू। टोटल 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 36, 81 माइनस, जो कि आपके पास आ जाएगा 14 और 31। बाइजेक्टिव फंक्शन बता दो कितने आएंगे? बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 ऑन टू। बिल्कुल सही, 0 आएंगे, क्योंकि 1 1 तो कुछ भी नहीं है। जब 1 1 बन ही नहीं सकता फंक्शन तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता फंक्शन। और जरा बताओ तो कांस्टेंट फंक्शन कितने आएंगे? कांस्टेंट फंक्शन 3 आएंगे, बिल्कुल सही। सीख गए और क्या? क्वेश्चन क्वेश्चन तो नंबर से आएंगे, फॉर्मूले से ज्यादा तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या आपको ये समझ में आ जाए? ये पूरा पीएनसी है बेटा, इसमें ये जो पूरा है बस आपको पता होना चाहिए 1 1 क्या है, मेनी 1 क्या है, ऑन टू क्या है, इनटू क्या है, बाकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लॉजिक है पूरा। चलो बढ़ते हैं आगे। और अब लास्ट वाला केस, छोटा सा केस जो कि अब आप फटाफट कर दोगे, n इज इक्वल टू m का केस। अब मैं इसको वापस से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आपको आदत लग जाती है बार बार के, थोड़ी भी टफ चीज आती है तो आप बार बार पूछ के उसको सीखते हो। नहीं, खुद का दिमाग लगा के सीखो। मैंने आपको एक आइडिया दिया कि भाई किस तरीके से मैं इसको बोल रहा हूँ, कि किस तरीके दिया है आपने 4 डिफरेंट बॉल्स को 3 डिफरेंट बॉक्सेस में, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। तो ये जो मतलब है, ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए अगर पीएनसी आपने पूरा पढ़ा है तो। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, भैया पर्सन नंबर 11, पर्सन नंबर 12, पर्सन नंबर 13 को 4 बॉल देनी है, सच दैट हर एक के पास कम से कम 1 बॉल तो जाना है। उसका फॉर्मूला ये होता है, पीएनसी के नोट्स देखना अगर भूल गए हो तो। उसी पे बेस्ड मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, सिंपल, और कुछ नहीं किया। ठीक है। n इज इक्वल टू m के लिए मान लो ये फंक्शन a है, ये इनपुट सेट है, ये आउटपुट सेट है, बराबर है तो 1 2 3 4 11 12 13 14, 4 इनपुट 4 आउटपुट। भाई नंबर ऑफ फंक्शंस बता दो जल्दी से। इनफैक्ट सारे लाइन से लिख दो, अब मैं सारे लाइन से लिख रहा हूँ, आप मेरे को जल्दी जल्दी से बता देना। नंबर ऑफ फंक्शन विच इज इक्वल टू, भाई साहब 1 1 फंक्शन विच इज इक्वल टू, भाई साहब मेनी 1 फंक्शन विच इज इक्वल टू, भाई साहब उसके बाद कौन सा फंक्शन आता है, हम करते हैं ऑन टू फंक्शन, बिल्कुल वो भी बता देना।
उसके बाद इनटू फंक्शन भी बता देना, उसके बाद भाई साहब बाइजेक्टिव फंक्शन भी बता देना, और फिर भाई साहब मुझे कांस्टेंट फंक्शन भी बता देना। 2 मिनट दे रहा हूं, सारे आंसर लिखो फिर मेरे से मैच करना। अब ये लिखे हुए होने चाहिए अगर आप समझ रहे हो तो, और अगर नहीं समझ में मतलब नहीं हो रहा है तो मतलब अपनी मेहनत में कमी चल रही है, या तो रिवीजन में कुछ भूले हैं या कुछ सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। पहले वाले में तो डाउट ही नहीं है, 4 की पावर 4 ही बना दोगे आप। दूसरे वाले में 1 1 में कितने बनेंगे? 4 इनपुट 4 आउटपुट, कोई भी कहीं भी चला जाए, 1 किसी के पास भी चला जाए, 2 किसी के पास भी चला जाए, 3 4 नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। या फिर यू कैन राइट इट लाइक, 4 आउटपुट में से चारों सिलेक्ट करो और फिर चारों को 4 इनपुट के लिए अलग अलग पोजीशन पे अरेंज कर दो। सेम फंडा सेम है 1 1 के लिए। मेनी वन जो आएगा आपके पास 4 raised to the power 4 माइनस 4 फैक्टोरियल आएगा। ऑन टू जो आएगा, ऑन टू में भी, ऑन टू यहाँ पे क्या होगा, क्या आपको ये चारों को यूज करना है, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली अलग अलग ही होना चाहिए। मतलब इसके लिए जो आउटपुट है, इसके लिए जो है, और इसके लिए जो है, और इसके लिए, सबके लिए अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि चारों यूटिलाइज करने हैं आपको। 4 आउटपुट है, 4 इनपुट है। ऑन टू बनाने के लिए आपकी रेंज जो है वो 11 12 13 14 आनी चाहिए, मतलब चारों आनी चाहिए, सब यूटिलाइज होने चाहिए। तो फंडा सिंपल है, 4 फैक्टोरियल लिया जाएगा। चार को चार में अरेंज करना मतलब जो भी फंक्शन 1 1 होगा ना दोस्त, वो फंक्शन ऑन टू भी होगा। क्योंकि देखो 1 1 फंक्शन की रेंज निकालने की कोशिश करो आप, कोडोमेन के बराबर ही आएंगे। जो फंक्शन 1 1 होगा वो ऑन टू होगा, पक्का हो जाएगा इसमें। उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला आएगा 4 raised to the power, अरे ये क्या हो गया, 4 raised to the power 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। बाइजेक्टिव आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 1 भी हो ऑन टू भी हो तो वो तो दे सेम ही आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में रिलेट ही है भाई, ये और ये। और कांस्टेंट फंक्शन आपको पता ही है, 4 ही आने वाला है, खत्म काम हो गया। सीख गए अब आप लोग। देखो मोर देन फॉर्मूला ये चीज आपको आना चाहिए। अब फॉर्मूला लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो ये अपनी जगह होता है, ठीक है, ये अपनी जगह होता है, बट आपको ये चीज निकालना आना चाहिए। चलो तो इसको नोट कर ही लिया होगा आपने मेरे साथ में, मैं आ रहा हूँ ये वाली पे। तो भाई बिना आग बंद करे हुए, इसमें तो m की पावर n m की पावर n, इसमें कोई कंस्टेन ही नहीं। जल्दी से चलो, जल्दी से लिख लो फिर इसको। जो फंक्शन 1 1 होगा वो ऑन टू भी होना कंपल्शन है बेटा इसके अंदर। यहाँ पे लिख लो ना कि 1 1 मस्ट बी ऑन टू। 1 1 को ऑन टू होना कंपलसरी है, और 1 1 ऑन टू है तो मतलब यही काउंट यहाँ पे भी आ जाएगा। तो ये जो काउंट आप यहाँ पे लिख रहे हो ना, ये 4 फैक्टोरियल हुआ, ये 4 फैक्टोरियल हुआ, और ये 4, ये चारों तीनों सेम। मेनी 1 इन 2 हो जाएगा बिल्कुल, ये दोनों भी फिर सेम ही हो जाएंगे, होना ही है, कोई रिलेशन नहीं है बट हो रहे हैं। चलो पढ़ जाऊं। अब यहाँ पे आपको अगर नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं, हाँ ये n = m के लिए डेफिनेटली आउटपुट नंबर m है, मतलब फंक्शन इज फ्रॉम a to b। a के अंदर एलिमेंट है n और b के अंदर एलिमेंट है m। ये m नंबर ऑफ एलिमेंट है, ये n नंबर ऑफ, तो हर एक के लिए mm ऑप्शन है। अब मैं वेरिएबल के टर्म में लिख रहा हूँ m⁻n। 1 1 फंक्शन अगर नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा है तो बनेगा ही नहीं,
वो नंबर ऑफ आउटपुट कम, नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा है, तो बिल्कुल बनेगा कि एम में से कोई भी एन को सिलेक्ट कर लो और उनको अरेंज कर दो। यहाँ पे भी वही है, एम में से एन को सिलेक्ट कर लो, अरेंज कर लो, बट प्रॉब्लम ये है कि एम और एन दोनों बराबर है, तो ये तो एन फैक्टोरियल ही होने वाला, मतलब ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे सेम आएंगे, बट एम और एन दोनों यहाँ पे बराबर होने के कारण यहाँ पे सिर्फ एन फैक्टोरियल बच जाएगा। रिजल्ट वही है जो अपन ने पहले निकाले, तो ये रिलेट आप करना, मैं थोड़ा इसको जल्दी कंप्लीट करूंगा, या आप चाहते हो तो 2 मिनट ले लो पूरा, आप खुद अपने हिसाब से एम और एन के टर्म में रिलेट करके लिख लो, फिर मेरे से क्रॉस वेरीफाई कर लेना। 2 मिनट दे देता हूँ, आप लोग कर लो। डन। चलो तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख देता हूँ। मेनी वन फंक्शन यहाँ पे एम रेस टू द पावर एन आ जाएगा, -0 लिख देता हूँ क्योंकि आप ऊपर दो को रिलेट कर पाओ। एम रेस टू द पावर एन माइनस एन फैक्टोरियल लिख देता हूँ, और यहाँ पे एम रेस टू द पावर एन माइनस एम सी एन इंटू एन फैक्टोरियल लिख देता हूँ। ठीक है। ऑन टू फंक्शन, जब नंबर ऑफ इनपुट ज्यादा है वो नंबर ऑफ इनपुट कम है, तो 0 थर्ड कॉलम में आएगा या फर्स्ट कॉलम में आएगा, जरा बताओ तो। यहाँ पे 0 आएगा, आएगा यहाँ पे आएगा एम रेस माइनस एम सी वन m-1 रेस टू द पावर n प्लस m-2 रेस टू द पावर m n, एंड अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन जब तक 0 ना हो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू एन में ऑन टू और इन टू दोनों बराबर होंगे, n फैक्टोरियल ये आ जाएगा, नहीं ऑन टू नहीं सॉरी, 1 1 और ऑन टू बराबर होंगे। इनटू फंक्शन में इसको माइनस करोगे तो आपके पास ये बच जाएगा, MC1 m-MC2 m-2 की पावर n, मतलब इन दोनों को माइनस किया है, दिस माइनस बाय दिस, तो m की पावर n कैंसिल हो गया है, आपको ये मिल गया है ना। इंटू वही है, टोटल में से ऑन टू को माइनस करेंगे, ये बच जाएगा। इंटू फंक्शन यहाँ पे कितने आएंगे, m रेज टू द पावर n माइनस n फैक्टोरियल, और इंटू फंक्शन यहाँ पे कितने आएंगे, जितने भी फंक्शन बनेंगे सारे के सारे यहाँ पे इंटू ही बनना है। ठीक है, अभी वॉइस में कोई दिक्कत है क्या या क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। तो m रेज टू द पावर n जितने भी फंक्शन बनना है, बाइजेक्टिव फंक्शन बनना है
तो बाइजेक्टिव होता है 1 1, मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन है 1 1 और ऑन टू। तो एक भी जीरो है तो यहाँ जीरो, दोनों में से यहाँ पे एक भी जीरो है तो जीरो, और यहाँ पे टोटल एन फैक्टोरियल, दोनों एन फैक्टोरियल है तो एन फैक्टोरियल। कांस्टेंट फंक्शन, जितने नंबर ऑफ आउटपुट अवेलेबल हैं उतने ही बनने हैं, इसमें कुछ वेरिएशन नहीं होना। तो दैट इज योर टेबल एंड दैट इज व्हाट द फॉर्मूलाज आर। बट मोर देन फॉर्मूला, जो हमने आगे 3 कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। फर्स्ट पेज यही तो है, ये तो कल वाला पेज है, ये पेज था उसके बाद वाला जो एन लेस देन एम के लिए है। नहीं, अब ऑन टू इंटू पे क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, आगे सब आते रहेंगे ऑन टू इंटू में। बट यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस पे हम लोग, ये एन ग्रेटर देन एम पे है और लास्ट वाला एन इक्वल टू एम के लिए। चलो बढ़ जाए आगे अब। इक्वल फंक्शन होंगे ना भाई, वो अलग अलग फंक्शन क्यों होंगे, वो तो एक ही फंक्शन होगा। दो क्यों नाम दूं? टेबल वाला स्लाइड देखना है, ये देख लो भाई, बोलो। सर तो अगर कोई इक्वल फंक्शन आया, हम उसको एज वन ही कंसिडर करेंगे ना? एस वन मतलब? लाइक दोनों को एज सिंगल यूनिट ना? हाँ, वो तो फिर एक ही जब फंक्शन है ना, अगर सेम आउटपुट सेम इनपुट का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो फंक्शंस तो सेम फंक्शन होगा। अपन बात करेंगे उसके बारे में, आइडेंटिकल फंक्शंस पढ़ेंगे। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब आपकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेव कर्व, याद है? भूल गए? अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड। वेव कर्व याद है? भूल गए? ये आपकी साथी है और ये बहुत लंबी साथी है, कभी अलग नहीं हो रही है। तो मुझे 2 मिनट दो, एक क्वेश्चन मैं आपका यहाँ से उठा के दे देता हूँ। चलो इसको जल्दी से सॉल्व करके मेरे को बता दो तो। ये क्वेश्चन रहा आपके पास, जल्दी सॉल्व करके बता दो, जल्दी जल्दी। आंसर भी मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं जल्दी के चक्कर में गलत कर दें आप।
तो इसमें दो क्वेश्चन कर लेना। पहला क्वेश्चन लेस देन इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन सेम, सिर्फ साइन चेंज कर देता हूँ। अरे यार, आंसर मैच होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ है भाई। ये आपका बहुत लंबा साथी है अब ये वाला पार्ट, पूरे फंक्शन में ही चीजें यूज हों। और अगर मान लो जो गलत आपने करा पहला वाला क्वेश्चन, तो अपने चेहरे पे खुद ही एक झापट मार लेना मेरी तरफ से, ठीक है? अगर मान लो आपका आंसर गलत आया तो, दोनों के आंसर कोई भी एक गलत हो गया तो मार लेना अपने चेहरे पे झापट खुद से। नहीं तो मम्मी पापा से बोल देना, भाई बहन जो भी घर पे बोलने का, एक लगाने का मेरे को जरा। ठीक है, तो आंसर थोड़ा देख के लिखना जो फाइनल आंसर आपको लगे। पहले का और दूसरे का आंसर। तो आई होप आपने कर लिया हो। दो के आंसर मिले मेरे को बचे हुए, तो लोग डर ही रहे आंसर देने में। कशिश और आहान दोनों का आंसर सेम ही है, बट दोनों आंसर मैच होने चाहिए भैया। दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर मैच होने चाहिए। चलो पढ़ता हूं मैं आगे। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाते थे। आंसर अलग आना चालू है। आहान का आंसर सही दिख रहा है, नहीं पता नहीं, देखते हैं चलो। आंसर क्या सही है ये तो अपन बाद में ही बताएंगे। सबसे पहले अपना काम देखो, अपनी सच्चाई आपके पास ही होनी चाहिए, झापट मार लेना एक मेरी तरफ से, है ना? ये नहीं होना चाहिए कि नहीं गलत कर दिया, अरे ये गलती कर दिया है, भूल गए। अरे भूलना कुछ नहीं होता, गलत गलत होता है दोस्त। कर दी चलेगा, मेरी गलती अलाउड है, तुम्हारी गलती अलाउड नहीं है बेटा। तुमको पेपर दे के आने वाला है, मेरे को पेपर नहीं देना। मैंने गलत भी कर दिया, मेरे को कोई बच्चा बोलेगा सर ये गड़बड़ हुई, तो मैं उसको सही कर लूंगा। आई डू हैव टाइम, बट फॉर यू गाइस नहीं। क्योंकि एग्जाम में गलत हो गया तो नंबर गया आपके, मेरे को एग्जाम नहीं देनी। तो मेरे लिए गलती चलेगी, तुम्हारे लिए नहीं चलेगी भाई। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं वो सारे नंबर जिसमें सारे ब्रैकेट, चलो आंसर दे दिया सबने, रख लो अब। जिसका नहीं हुआ, मान लो जो नहीं कर पाया, वो तो दो झापट मारना मेरी तरफ से। वो जिसका गलत आया वो एक मारना, वो जिसका सही आया वो सही है, नॉर्मल है, मतलब चलेंगे फिर अपन आगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो नंबर प्लॉट करते हो जहां पे सारे ब्रैकेट जीरो होते हैं। तो भाई ये पहला वाला ब्रैकेट जीरो हो रहा है, जीरो पे जीरो हो रहा है, राइट? दूसरा वाला कहाँ पे हो रहा है? वन पे हो रहा है, -3, -1, 5। तो ये सारे नंबर नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे स्टैंडर्ड हम नंबर लाइन को प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन पे नंबर आते हैं, वो सारे प्लॉट करें। तो जिस सबसे पहली गलती यहाँ पे लोगों की हो सकती है कि जीरो भूल गए। यार ये चॉकलेट क्वेश्चन नहीं है यार प्रकृति, जिसका सही है चॉकलेट क्वेश्चन आएगा, उसने सही कर दिया तो सही बताएगा तो बिल्कुल। बट ये तो इजी है, ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों का सही होना ही चाहिए। तो जिसका गलत है उसको पनिशमेंट मिल रहा है, जिसका सही है उसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक है यार ये सही रास्ते पे चल रहा है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन जो रेडी है मेरे पास, इसको कर देंगे अपन। ठीक है, चलो। हाँ दक्ष, नहीं भाई मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया तुमको, रिमूव नहीं करना, हम तो लिखते हैं भाई। चलो इनको लिख दिया, पांचों ब्रैकेट जब भी जीरो हो रहे हैं सब लिख दिया। 5 के ऊपर सबसे बड़ा नंबर देखेंगे, बोलेंगे यार ये पॉजिटिव आ रहा है। कैसे पॉजिटिव जज करोगे? आप सबको जज करो, आप बोलोगे ये भी नंबर कोई भी पुट करेंगे 5 से बड़े नंबर पर। 5 से बड़ा नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो आपको पुट करना है पुट कर लो। ये भी क्या है? ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है, और पांचों पॉजिटिव मिलके आपको ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू जो भी आएगी न्यूमेरिकली डजंट मैटर, पॉजिटिव आएगा। हाँ वो देख लेना आप, आपके हिसाब से देख लेना, आपको अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो हर सब अपने हिसाब से अलग अलग करते हैं। तो यहां से मैं पॉजिटिव से चालू करूंगा वेव, 5 पे आऊंगा, 5 पे साइन चेंज करूंगा, वो जैसे ही 1 आएगा 1 पे साइन चेंज नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि 1 जिस ब्रैकेट के कारण आया है वो ब्रैकेट की पावर जो है वो ऑड है, सॉरी इवन, पावर इज इवन। तो जहां पे पावर इवन होगी उस वाले नंबर को आपको साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। हाँ चलेगा, वो सेम ही होता है, लिटिल डिफरेंट होगी, कोई 1 लिखता नहीं लिखता है, चलता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चल जाएगा, आंसर उधर से भी आ जाएगा। जीरो पे साइन चेंज होगा, बिल्कुल जीरो पे साइन चेंज होगा, क्योंकि जीरो पे साइन चेंज कर देंगे ये एक्स, है ना। जिसकी पावर इवन उस पे साइन चेंज करना है, जिसकी पावर ऑड उस पे साइन नहीं करना है। जैसे -1 आ रहा है इसके कारण, इसकी पावर इवन है, साइन चेंज नहीं करना है। और -3 आ रहा है इसके कारण, पावर ऑड है, बिल्कुल चेंज करना है। ये आपके पास वेव को बनेगी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। और जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू, आपको चाहिए लेस देन इक्वल टू, माइनस इन्फिनिटी से जाओगे, भाई साहब -3 इंक्लूड करना है नहीं करना है जरा बता दो। डू वी नीड टू इंक्लूड -3 और यस और नो? बिल्कुल करना है, -3 इंक्लूड कर दो। यूनियन, जीरो से इंक्लूड करना चालू करेंगे, बिल्कुल 0 से 1, 0 से 1, 1 को इंक्लूड करना है क्या? डू वी नीड टू इंक्लूड दिस 1? यस। तो 0 को इंक्लूड करना है क्या? यस, कि न्यूमरेटर 0 1, 5 तक सारे नंबर आएंगे, क्या 5 को इंक्लूड करूंगा? नो, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो भाई बस यही आंसर आ गया, पहले का तो आंसर आ गया। तो ये तो काफी लोगों के मैच होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। राइट राइट मिला, वेरी गुड। दूसरे वाले का आंसर लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू। कहां से चालू करूं? -3 से चालू करूं, बिल्कुल से। -x बिलोंग्स टू, -3 से चालू कर दूं, -3 को इंक्लूड कर दूं, -1 तक जाऊं, -1 को इंक्लूड करना है क्या? डू वी नीड टू इंक्लूड -1? नो ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। यूनियन, -1 से 0, 0 को इंक्लूड करना है क्या? बिल्कुल करना है भाई। यूनियन, फिर जाना है 5 से लेके इन्फिनिटी तक, 5 को इंक्लूड करना है क्या? बिल्कुल। ये वाला आंसर कितने लोगों का है जरा बताओ तो, यस और नो करके। चलो एक नाम मिला। 5 नहीं, 5 को इंक्लूड, माय मिस्टेक, अगेन क्वेश्चन पूछूंगा सेम, 5 को इंक्लूड नहीं करना डिनोमिनेटर। ये वाला आंसर कितने का? कशिश सिद्धार्थ, ये वाला आंसर कितने का? तो जिसने भी बोला कि आपका आंसर ये है, जरा एक एक झापट खाने के लिए हो जाओ रेडी, क्योंकि ये आंसर गलत है। अब क्यों गलत है, जरा कोई बताएगा? कोई बता दो भैया गलत क्यों। जिसने बोला सही है वो एक बार रेडी हो जाना ना, एक एक मान लेना अपने आप को, यहाँ बीच में 1 भी आएगा रे भाई, क्योंकि ये जो नंबर है 1, इस 1 पे क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन 0 हो रहा है, यू नीड टू इंक्लूड दिस नंबर एज वेल, राइट। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट 1 डाल दो, दिस इज द करेक्ट आंसर। इंक्लूड 1, 1 को इंक्लूजन नहीं किया होगा, ये गलती करने के सबसे ज्यादा चांसेस है आप लोगों के। जो बहुत लोगों ने यस यस बीच में करा था, वो जरा एक एक बार अपने आप को दे लो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखो, किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं इंक्लूड करना है। बढ़ जाऊं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 इसीलिए किया बेटा क्योंकि 1 पे ना न्यूमरेटर 0 हो रहा है, एंड यू रिक्वायर न्यूमरेटर इक्वल टू 0, क्योंकि आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो 1 नहीं इंक्लूड होता, इक्वल टू है इसीलिए 1 को इंक्लूड किया है।
आया समझ में? बोल। सर हम वो -1 को सेपरेटली भी कर सकते हैं ना, माइनस देकर, जैसे 1 को यूनियन लिखा है आप सेपरेटली। हाँ माइनस करके लिख सकते हैं, वो तो चलेगा, ओके। दैट इज फाइन। अरे -3 तो इंक्लूडेड है ना, ये बिल्कुल इंक्लूडेड है -3 यहाँ पे। ऊपर क्लोज ब्रैकेट है क्योंकि ये तो जीरो करेगा इसको, चाहिए मेरे को तो माइनस। जो न्यूमरेटर को जीरो कर रहा है, जीरो कर रहा है, जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है और 1 आ रहा है। तो जो न्यूमरेटर को जीरो कर रहे हैं वो तो मैं लिख रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर को जीरो कर रहे हैं, जैसे -1 नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, जैसे 5 डिनोमिनेटर को जीरो कर रहा हूँ, वो नहीं, डिनोमिनेटर जीरो कभी चाहिए ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक्स की वैल्यू में कंस्टेन है मेरे पास, एक्स बिलोंग्स टू मेरे पास जीरो से लेके पाई के बीच में, कि मेरा जो भी आंसर आए वो जीरो से लेके पाई के बीच में ही आए। वेव कर्व ही है वेव कर्व, बट द थिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट वेव कर्व, बिकॉज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रहा है तो उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं, बहुत मायने रखता है ना, क्योंकि आप एक्स की जो भी वैल्यू पुट करोगे, मान लो जीरो से लेके पाई के बीच में आपने पुट करी π/3 या π/2 या 2π/3 या 5π/6, π/6 कुछ भी वैल्यू पुट करी, तो आप पूरे एक्सप्रेशन में पुट करोगे एक्स की जगह, तो एल्जेब्रिक में भी और ट्रिग्नोमेट्रिक में भी, तो दोनों को आपस में हमको रिलेट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी हम वेव को बनाने जाते हैं तो हम फैक्टराइज करते हैं चीजों को। यहाँ पे फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में है क्या पूरा का पूरा, हम देखेंगे। हम बोलेंगे नहीं है, इसमें एक ब्रेकेट है जो फैक्टराइज फॉर्मेट में नहीं है, जो कि ये है ना, साइन स्क्वायर हो रखा हुआ है, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। x-1 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा साइन एक्स -√3/2, साइन एक्स प्लस √3/2। दिस इज हाउ वी फैक्टराइज, करेक्ट। a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, b की जगह मैंने लिख दिया √3/2 का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप वी डू व्हेनेवर वी आर सॉल्विंग वेव को। नीचे वाले को फैक्टराइज कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, एंड आई कैन नॉट फैक्टराइज इट बिकॉज ये तो बेचारा हमेशा पॉजिटिव होने वाला। आप कुछ भी 10 की जगह पुट कर दो, एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो, इसको कोई लेना देना नहीं, वेव कर्व में ज्यादा पार्टिसिपेशन इसका नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या करते थे हम, नंबर लाइन बनाते थे। नंबर लाइन पे कौन से पॉइंट बनाते थे, नंबर लाइन पे सर वो वाले पॉइंट बनाते थे जिन पॉइंटों पे सारे ब्रेकेट जीरो होते हैं। ठीक है भाई, अच्छी बात है। पहला वाला ब्रेकेट कब जीरो होगा, पहले वाला ब्रेकेट 1 पे जीरो होगा, बिल्कुल। दूसरा वाला, ये वाला ब्रेकेट आपने निकाल लिया 1 पे होगा, ये वाला निकाल लिया 2 पे होगा। दो नंबर मैंने प्लॉट कर लिए भाई, कि ये 1 ले लो सर, ये 2 ले लो सर, ये दोनों को आपने प्लॉट कर दिया। ठीक है, इन दोनों का काम खत्म हो गया। नीचे वाले 10² + 1 का कोई काम ही नहीं है। आप अच्छा, आपको जो आंसर लाना है वो आंसर किन के बीच में लाना है, तो आपका आंसर जीरो से लेके पाई के बीच में ही लाना। आपको बस जीरो से लेके पाई के बीच की टेंशन लेनी है, इसके अलावा की टेंशन ही नहीं लेनी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि आंसर जो है वो तो भाई साहब जीरो से पाई के बीच में ही आने वाला है। आपका जो क्वेश्चन है वही यही पूछ रहा है कि मेरा आंसर जो है वो जीरो से लेके पाई के बीच में ही होना चाहिए जो। ठीक है, अब बात हो गई दो और बचे हुए ब्रैकेट की, कि इसकी ब्रैकेट की और ये ब्रैकेट जीरो कब होते हैं। तो हम इनको लिखेंगे साइन एक्स -√3/2 इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, और साइन एक्स इज +√3/2 इक्वल टू जीरो कब हो रहा है। तो आप बोलोगे सर देखो सिंपल है, साइन एक्स √3/2 कब होगा ये निकाल देता हूं, और साइन एक्स -√3/2 कब हो रहा है ये निकाल देता हूं, और ये जो वैल्यू निकालता हूं ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोला जाता है इनको, राइट। तो इसके तो आपको जीरो से लेके पाई के बीच में नो वैल्यू बिटवीन जीरो एंड पाई, करेक्ट बोल रहा मैं, क्योंकि जीरो से पाई के बीच में साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव कब होता है। और जरा मुझे ये बता दो तो इसके लिए एक्स की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, जल्दी से बताओ, √3/2 एक्स की क्या वैल्यू आएगी,
देखो अब तुम बड़े बच्चे हो गए हो, डिग्री में नहीं चाहिए मेरे को आंसर, अब चाहिए रेडियन में, क्योंकि हम रेडियन में प्लॉट करते हैं, राइट। तो एक पाई/3 चाहिए, वो 2 पाई/3 चाहिए। दो वैल्यू आएगी, एक आंसर नहीं आएंगे भाई, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, करेक्ट। और जरा मुझे बता दो कि इसकी और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आएगी। मतलब ठीक है, पाई, यू नो पाई का अपना मीनिंग है, रेडियन में एंगल रिप्रेजेंट करके रखा हुआ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई/3 अप्रोक्सीमेटली? इट इज 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। अरे वो तो डिग्री में हो गई रे भाई मेरे। पाई/3 की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है? पाई/3 को डिग्री में डालेगा तो 60 डिग्री होगा। पाई/3 की न्यूमेरिकल वैल्यू है 3.14 डिवाइडेड बाई 3। इट इज 1.04 समथिंग, 1.04 समथिंग समथिंग आएगा, करेक्ट। मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है कि जो पाई/3 भाई साहब आएंगे, वो पाई/3 यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। मतलब 1 से तो बड़ा होगा, बट 2 से छोटा होगा। रिलेटिव पोजीशन मैटर करेगी ना नंबर लाइन पे बनाने के लिए भाई। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कोई बताएगा कितनी आएगी? 2.08 समथिंग। मतलब मेरा काम हो गया, 2 से बड़ा आएगा, ठीक है भाई, 2 से बड़ा आएगा तो सर यहाँ पे बना दो 2 पाई/3। ये मेरी नंबर लाइन का कामकाज कंप्लीट हो गया। फिर अब मैं बोलूंगा कि यार देखो, मेरे को सबसे बड़ा जो नंबर है मेरे पास ये 1, 2, 3, 4। तो अभी तो खैर मेरे पास कंस्ट्रेंट है कि मैं जो आंसर निकाल रहा हूँ वो 0 से पाई के बीच में निकाल रहा हूँ, तो ठीक है। अदरवाइज मैं सबसे बड़े नंबर से बड़ा नंबर कुछ भी लेता, तो मैं 2 पाई/3 से बड़ा नंबर कुछ भी लेता, तो ठीक है चलो पाई पुट करके देख लेता हूँ कि पॉजिटिव आ रहा है एक्सप्रेशन के नेगेटिव आ रहा है। अब जरा बताओ मेरे को, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? एट पाई एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब मेरा एम क्या है? एम ये है कि 2 पाई/3 से बड़े नंबर पे मुझे साइन चेक करनी है, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, मतलब वे ऊपर से चालू करनी है कि नीचे से चालू करनी है। जरा बताओ, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पाई पे? पहला ब्रैकेट पॉजिटिव, पाई पे निकाल रहा हूं मैं, पहला ब्रैकेट पॉजिटिव है ना, नीचे वाला ब्रैकेट नेगेटिव, 2 - x नेगेटिव आएगा, है ना, 2 से बड़ा है ना भाई, 2 - x नेगेटिव आएगा। साइन एक्स -√3 नेगेटिव, साइन एक्स +√3 पॉजिटिव, सबसे नीचे वाला 10a² x प्लस पॉजिटिव। यस और नो? तो भाई तीन पॉजिटिव और दो नेगेटिव मिलके क्या होता है वेदांत? पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जो नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे थे, पॉजिटिव लेके आओगे कि नेगेटिव लेके आओगे पाई पे? पॉजिटिव लेके आओगे। देखो प्रोसेस वही है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ पे बढ़ गई है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो गई है, तो उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करा, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, जिसने ये 2 - x को x-2 लिख दिया तो यहाँ साइन भी चेंज चेंज हो जाएगी उसकी, है ना। तो पॉजिटिव से चालू करेंगे, 2 पाई/3 पे बिल्कुल साइन चेंज कर देंगे, 2 पे साइन चेंज कर देंगे, पाई/3 पे साइन चेंज कर देंगे, 1 पे साइन चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि 1 जिसके कारण आ रहा है उसकी पावर इवन है रे भाई। पाई पे पॉजिटिव आएगा और पाई से छोटे पे भी पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगा बेटा। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे देखना था कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आपने पाई के बेसिस पे जज कर लिया कि पॉजिटिव आएगा और ये वेव को बना दिया। अब तो आंसर तो लिख ही लोगे तुम लोग। x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू है, 0 से चालू करोगे, 0 को इंक्लूड कर दो, 1 तक, 1 को इंक्लूड करना ही है तो पाई/3 तक कर दो, पाई/3 को भी इंक्लूड करना है, यूनियन 2, 2 को मत करो, 2 पाई/3 को करना है। दिस इज योर आंसर। तो जिसने और दूसरे मेथड से भी करा है, मान लो उसने कुछ साइन वाइन चेंज करी है, लेस देन इक्वल टू को ग्रेटर देन इक्वल टू किया है, तो भी आंसर यही आना चाहिए।
ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन यही रहेगा आपका, लेस देन इक्वल टू को चलो ग्रेटर देन इक्वल टू डाल देते हैं, और अब एक्स में कंस्टेंट डाल देता हूं कि एक्स बिलोंग्स बिटवीन -पाई टू +पाई। थोड़ा रेंज बढ़ा दिया है कि पहले एक ब्रैकेट रोल प्ले नहीं कर रहा था, साइन एक्स इक्वल टू -3/2, अब वो भी रोल प्ले करेगा। बेटा पाई पे कर्व की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ना भाई। पाई पे मुझे क्यों चाहिए? पाई पे तो मुझे चाहिए ही नहीं ना, पाई तक ही तो मुझे जाना था। पाई से आगे मुझे जाना ही नहीं था, मेरा क्वेश्चन ही अलाउड नहीं कर रहा था ना मुझे। पाई के आगे की क्यों बात करूं? बोलो बेटा। सर हमें पता कैसे चलेगा बिटवीन 2 पाई एंड 3 एंड पाई वो पॉजिटिव होगा तो ग्राफ? वो तो थोड़ा जज करो ना, मैथ्स अपन सॉल्व कर रहे हैं, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सर हम या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो साइन एक्स प्लस √3/2 है, वो दो हम्म, जो नंबर आएंगे वो आगे लिख दो, और क्योंकि राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वैसे करके, और फिर पाई पे मतलब स्टॉप कर देगी। नहीं, पाई पे नहीं, देखो एग्जैक्टली पाई पे देखना भी नहीं है आपको, तो ये बोलना है कि 2π/3 से पाई के बीच की जो वैल्यूज है उस पे ये पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव है हमेशा, सॉरी ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो ये तो आपके जजमेंट है, आपको ये सारी चीजें करनी नहीं, ये तो मैंने बताया है आपको ये करने के लिए। जजमेंट के बेसिस पे आप डायरेक्ट लिखो इसको। ये तो चमक, ये चमक रहा है पॉजिटिव आएगा, ये चमक रहा है नेगेटिव आएगा, राइट? यस सर। अच्छा मतलब वो पाई से पूरा। थोड़े छोटे पे, पाई से थोड़े छोटे पे नेगेटिव आएगा क्योंकि साइन एक्स जीरो को अप्रोच करेगा, हाँ यस सर। तो ये नेगेटिव हो गया, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। पाई जीरो, साइन एक्स जीरो को अप्रोच करेगा तो ये पॉजिटिव आ गया, खत्म, ओवरऑल पॉजिटिव आ गया। अच्छा ओके सर। मतलब एक्सप्रेशन का क्या वैल्यू आ रहा है, वही साइन? एक्सप्रेशन की, हाँ एक्सप्रेशन की साइन क्या आ रही है वो जज करना है ना हमको। वेव कर्व में हम साइन की तो जज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं है हमको। व्हाट वी आर जजिंग इज साइन, क्योंकि आपको जीरो से कंपेयर करना है। व्हेन यू आर कंपेयरिंग एनीथिंग विद जीरो, देन जस्ट यू नीड टू टेक केयर ऑफ साइन, यू डू नॉट नीड टू टेक केयर ऑफ the numerical value. Either it is negative or positive. If it is positive, it is not satisfying. If it is negative, it is satisfying. That's all. This is what the advantage of wave curve ना। वेव कर्व हम सॉल्व करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि जीरो लेके आओ, जीरो लेके आओ। क्यों जीरो लेके आओ? क्योंकि हम साइन देखने वाले हैं एक्सप्रेशन की, हमारा जो फंडा है वो साइन पे खेलता है। आ रहा है समझ में? तो ये बातें अपन ने जब करी थी, जब अपन ने रीजन भी बताया था कि इसीलिए हम जीरो लेके आते हैं एक तरफ, हर एक चीज को दूसरी साइड लेके आ जाते, बिकॉज वी आर ओनली कंपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ साइन। चलो बढ़ जाऊं आगे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कैसे आ गई? हाँ ठीक है। ये क्वेश्चन अब आपको करना है -पाई से +पाई के लिए, ये अभी आपके लिए होमवर्क है, नोट डाउन कर लो। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा वेव कर्व पे, अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूँ। आई डू नॉट वांट कि मैं इन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करूं। मुझे चाहिए कि जो कंटेंट रहे अपना थेरेटिकली वो अच्छा रहे। क्वेश्चन आप पे डिपेंड करते हैं, कंटेंट मेरे पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये होमवर्क आपका। चलो इस होमवर्क को पहले आप नोट कर लो, जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन रेडी कर लेता हूं आपके लिए। चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे, क्वेश्चन लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन,
वेव का होगा है, बट इस बार मैंने एक्सपोनेंट इन्वॉल्व करवा दिया कि भाई ठीक है एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो गया, अब इसको कैसे हैंडल करना है। ये क्वेश्चन वाली स्लाइड, मेरे नोट्स की एक एक चीज आपको रटी हुई होनी चाहिए बेटा, इसमें डाउट मत रखना कुछ भी। एक एक चीज रटी हुई मतलब समझी हुई रटी हुई होनी चाहिए, किसी में भी सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं आनी चाहिए, कोई क्वेश्चन मार्क कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। तो नंबर लाइन बनाते हो आप, नंबर लाइन पे आप बोलोगे सर देखो नंबर लाइन का क्या सिस्टम है ना, वो नंबर बनाना है जिसपे सारे ब्रैकेट जीरो हो। इसके लिए मुझे पता है जीरो है, इसके लिए मुझे पता है कि जीरो आएगा, इसके लिए भी मुझे पता है थ्री आएगा, तो मैं जीरो बना देता हूँ, एक थ्री बना देता हूँ। सर इन दोनों ब्रैकेट थोड़ी सी मेरे को दिक्कत देंगे, तो ठीक है दिक्कत देंगे, तो ये दोनों ब्रैकेट जीरो कब होते हैं वो देख लेते हैं कि भाई ठीक है, टू की पावर एक्स माइनस वन जीरो कब होता है ये देख लेता हूँ, और थ्री की पावर एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो कब होता है तो देख लेता हूँ। तो आप बोलोगे टू की पावर एक्स इक्वल टू वन कर देना सर, टू की पावर एक्स इक्वल टू वन में आपको पता है एक्सपोनेंट में आपने सॉल्व किया, कंपेयर कैसे करते हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, इसके लिए भी जीरो आ गया। यहाँ थोड़ा सा पंगा हो गया कि इन दोनों के लिए जीरो जीरो आ गया, मैंने दोनों जीरो दो बार लिख दिया। दो बार जीरो लिखने का मतलब नहीं आएगा एक ही बार, बट एक कॉन्सेप्चुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग कि यार ये जीरो जो है ना, ये दो ब्रैकेट के कारण आ रहा है, दो अलग अलग ब्रैकेट के कारण आ रहा है। इसके कारण तो आ ही रहा है, किसके कारण, इसके कारण तो आ ही रहा है, इसके कारण भी जीरो आ रहा है, तो दो ब्रैकेट आपको जीरो दे रहा है। थ्री की पावर एक्स इक्वल टू टू, आपको पता है ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने फंडा सीख लिया है लॉग का, और बेस अपनी मर्जी से चूज करते हैं, तो बेस में यहाँ पे थ्री चूज कर लेता हूँ। क्यों चूज कर लेता हूँ आपको चमक ही गया होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी। अब ये log 2 बेस 3 आ गया, इसको कहां बनाऊं यार नंबर लाइन पे, यार जीरो के लेफ्ट में बनाऊं, जीरो के राइट में बनाऊं, थ्री के राइट में बनाऊं, जीरो थ्री के बीच में बनाऊं, कहां बनाऊं इस नंबर को, log 2 बेस 3 आएगा कहां पे जरा बताओ तो मेरे को। कैन यू जज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 2 बेस 3, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू जज कर सकते हो, वेदर इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव, इट इज ग्रेटर देन थ्री, व्हाट इट विल बी। चलो एक आंसर आया है, दो आंसर आए हैं, दोनों सही हैं, तीसरा नहीं गलत है वेदांत। लॉग टू बेस थ्री का सबसे पहले ग्राफ याद रखना, लॉग के लिए हम सीखेंगे वापस से ग्राफ इस चैप्टर में, बट यहाँ पे ध्यान दो, ये ग्राफ होता था लॉग, ये होता था वन, वन इनपुट पे जीरो आउटपुट था, और वन से बड़ा कोई भी इनपुट है टू, तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी। यहाँ पे अगर थ्री इनपुट डालूंगा तो वन आउटपुट आने वाला है इसमें, क्योंकि लॉग थ्री बेस थ्री की वैल्यू वन होती है। तो भाई टू पे क्या आउटपुट आएगा, टू पे जो भी आउटपुट आएगा यहाँ पे वो वन से जीरो के बीच में आएगा, बिल्कुल सही। तो भाई यहाँ पे कहीं पे आपके पास आएगा log टू बेस थ्री, चलेगा। नंबर लाइन का कार्यक्रम हो गया अपना कंप्लीट, बढ़ जाए आगे। अब बढ़ते हैं और अब बोलते हैं कि सबसे बड़ा नंबर के राइट से कोई नंबर उठाएंगे हम, थ्री सबसे बड़ा नंबर है, थ्री से राइट में नंबर उठाएंगे, देखेंगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, चारों पॉजिटिव आएंगे तो पॉजिटिव है। थ्री पे वेव को आएगा, वेव को नीचे जाएगा, नीचे से फिर ऊपर जाएगा। अब क्या होगा जरा, आई नीड टू चेंज द साइन और नॉट, लॉग टू बेस सॉरी लॉग टू बेस थ्री तो हो गया, वन पे मुझे साइन चेंज करनी है कि नहीं करनी, वन पे मुझे साइन चेंज करनी कि नहीं करनी, ये लड़ाई है और ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज बताई थी आपको पढ़ाते टाइम पे, कि भाई ये जो वेव का होता है किस फंडे पे काम करता है, आपको इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा कि फंडा क्या है। फंडा क्या है, फंडा ये होता है कि भाई ये वाली जो जोन है, इस वाली जोन में पॉजिटिव क्यों आया जरा मुझे बताओ, पॉजिटिव क्यों आया, पॉजिटिव इसीलिए आया क्योंकि भाई एक्स भी पॉजिटिव दिया, टू की पावर एक्स माइनस वन भी पॉजिटिव दिया, एक्स माइनस थ्री भी पॉजिटिव दिया, और थ्री की पावर एक्स माइनस टू भी पॉजिटिव दिया, तो जब चारों पॉजिटिव दिए तो पॉजिटिव आ गया। अब अब यहां पे जैसे ही आप थ्री पे आए, थ्री पे क्या होता है, थ्री पे होता है भाई जीरो बना देता है, मतलब ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, नीचे वाला भी, मतलब जीरो किस थ्री किसके कारण आया था,
3 इस रीजन के कारण आया था, x-3 के कारण आया था, तो ये 0 हो जाता है ओवरऑल। और जैसे ही इसके नीचे आते हैं भाई साहब, पॉजिटिव पॉजिटिव, नीचे वाला पॉजिटिव, और ये भाई साहब नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब ये 3 आने का रीजन क्या था? ये 3 का बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन है कि 3 मैंने लिखा क्यों है, इस ब्रैकेट के कारण तो लिखा हुआ है, बट 3 एक ऐसा नंबर है जिसके ऊपर x-3 जो है वो पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव हो गया। तो एक ब्रैकेट ने अपनी साइन चेंज करने के कारण यहाँ पे ओवरऑल साइन अगर पॉजिटिव थी तो यहाँ पे ओवरऑल साइन नेगेटिव आ जाती है। दैट इज द रीजन हम वेव को ऊपर नीचे करते रहते हैं। क्यों करते हैं? यही तो रीजन है हमारे पास वेव का। कोई भी नया नंबर आया जो नंबर लाइन पे लिखा हुआ, हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्यों करते हैं? क्योंकि एक ब्रैकेट अपनी साइन चेंज करता है और एक ब्रैकेट अपनी साइन चेंज करता है भाई साहब, तो ओवरऑल साइन चेंज हो जाती है पूरे एक्सप्रेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, जिसको आप सॉल्व कर रहे हो। अब जैसे एक वही एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, इस वाली रेंज में, इस वाली रेंज में क्या हो जाएगा? इस वाली रेंज में यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये भाई साहब 0 हो गए थे, तो पहला वाला पॉजिटिव आएगा, दूसरा वाला पॉजिटिव आएगा, तीसरा वाला नेगेटिव था, नेगेटिव ही रहेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ने ही अपनी साइन चेंज करी है, वो इसने करी है। तो ओवरऑल एक ने अपने साइन चेंज करी है, तो यहाँ पे जो ये नेगेटिव था, सिर्फ एक ब्रैकेट के साइन चेंज करने के कारण ये पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए हम नेगेटिव पॉजिटिव करते रहते हैं, क्योंकि हर एक ब्रैकेट अपनी साइन चेंज करता है। और आप याद रखो रीजन कि इवन पावर पे हम चेंज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब इवन पावर आती है ना, तो इवन पावर पे वो ब्रैकेट भी साइन चेंज नहीं करता है, क्योंकि वो तो स्क्वायर है, पावर 4 है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए हम इवन पावर पे साइन चेंज नहीं करते। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड वेव कर्व। ये लॉजिक काम करता है वेव कर्व के पीछे, बेसिक मैकेनिज्म ये है उसका। अब मैं जब 0 पे आया, तो 0 पे क्या आया ना, 0 पे मेरे को दिक्कत ये हो गई, 0 पे ये 2 ब्रैकेट इन्वॉल्व हो गए, तो 2 ब्रैकेट ने अपनी साइन चेंज कर दी। मतलब ये हो गया कि ये नेगेटिव नेगेटिव ही था, ये भी नेगेटिव नेगेटिव ही था, ये दोनों ने अपनी साइन चेंज नहीं करी। बट भाई साहब अब जो नए 2 आए, उन दोनों ने साइन चेंज कर दी, और 2 साइन चेंज होने से ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया। भाई साहब 2 ने साइन चेंज करी, तो ओवरऑल मेरे को पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। एक ब्रैकेट साइन चेंज करता है तो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाते हैं, बट 2 ब्रैकेट साइमल्टेनियसली चेंज करेंगे तो पॉजिटिव जाएगा। एंड दैट इज हाउ द एग्जैक्टली वेव का वर्क। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम शॉर्टकट निकाल लेते हैं कि वेव को बना दो इवन पे आप साइन चेंज मत करो, ऑड पे साइन चेंज करो, बट ये फंडा एग्जैक्टली वो है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कौन सा वाला? ये जो मैंने डब्बे के अंदर ये चीजें बनाई हैं। दिस इज वाई, देखो यहाँ पे 0 भी हो गया। इसीलिए हम इन वैल्यू को इंक्लूड करते हैं कि जब न्यूमरेटर 0 है तो इंक्लूड कर दो, बट डिनोमिनेटर 0 है तो मत करो अगर वो डिमांड कर रहा है तो। यहाँ देखो, दिस इज द लॉजिक ऑफ वेव। तो ये मेरे को सिखाना जरूरी था। वैसे तो ये चीजें सिखाई हुई है मेरी, पहले भी मैंने सिखाया है, एंड आई होप आपने नोट्स में लिखा हुआ है कि रीजन क्या है, मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म समझना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपसे। जिसको चमक रहा है कि यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव वाला दोनों 2 ब्रैकेट साइन चेंज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप गलत कर लोगे, इसको नीचे ले जाओगे, क्योंकि यहाँ इवन पावर का फंडा नहीं लगा। बट कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड बाय वही है, दोनों चीजें सेम ही है। तो ये दोनों यहाँ पे साइन चेंज करेंगे इसीलिए। अब आप आंसर लिखने में तो वेव को बनने के बाद में आंसर तो आप लिख ही लो। एक्स बिलोंग्स टू कितना आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से जाओगे, 0 को तो इंक्लूड करना ही है क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो log 2 बेस 3 तक चले जाएंगे। log 2 बेस 3 को नहीं इंक्लूड करना है क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और फिर यूनियन आपको 3 से इन्फिनिटी लिखना है। दैट इज योर आंसर एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली वेव कर्व वर्क। एंड बस यही 2 क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा था वेव कर्व में से, एक ट्रिग्नोमेट्री वाला और एक ये, कि चीजें जब मिक्स होती हैं कैसे काम करती हैं। यही फंक्शन है, ये सारे फंक्शन की तरह ही अपन डील कर रहे हैं। इन चीजों पे कमांड हो जाएगी तो आप फंक्शन सीख जाओगे। देखो फंडा मैंने सिखाया, ये फंडा फंडा ये है बेटा। सबके सब टीचर्स अलग तरीके से बता सकते हैं, बट फंडा तो यही रहेगा, फंडा चेंज नहीं होने वाला। तो वो जो, इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, डीप में जाओगे आप, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव काम करोगे तो काम कैसे करेगा? यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन चेंज नहीं करना है, दैट इज फॉर श्योर। बोलो बेटा।
तो फिर लाइक पता कैसे चलेगा कि वो प्लस माइनस वाला यूज करना है या फिर साइन चेक करना है तो सही ये से? चेक करना जैसे मैंने बनाया, चेक कर, इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। मैं हमेशा यही करता हूँ कि सबसे बड़े नंबर से बड़ा नंबर ले लो, पॉजिटिव आया, वेव को चालू करता हूँ। वेव को बनाने के अपने नियम है, जो नियम अपन ने करे। इवन पावर है, चेंज नहीं करना। ऑड पावर है, अपन को चेंज करना बिल्कुल। यहाँ पे अपन ने ये सारे ऑड पावर में थे तो चेंज कर दिए। यहाँ पे क्या रीजन था, मैंने तुमको बताया कि दो ब्रेकेट साइन चेंज कर रहे हैं ये। यहाँ पे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, यहाँ पे मैंने बताया ये भी नहीं यार, ये कौन सा क्वेश्चन है, एक सेकंड। सर बट लाइक हर क्वेश्चन में तो ऐसे चेक नहीं कर सकते ना। हर क्वेश्चन में क्यों, मतलब ये तो बना ही सकता है ना, पॉजिटिव बनाया, वेव को बना दे। हाँ यहाँ पे हाँ। चेंज करना ही नहीं करना है, यहाँ पे चेंज करना ही नहीं करना है, डिसाइड करते जा सारे पॉइंट पे, पावर इवन है या ऑड। हाँ यस सर, लाइक लेकिन यहाँ पे जो पावर इवन ऑड वाला रूल फेल रूल नहीं नहीं हो था गया? बट कॉन्सेप्ट था ना, वो तो ध्यान देना पड़ेगा। ये अच्छा, क्या कुछ हुआ। क्वेश्चंस में चेक करना पड़ेगा, कुछ में नहीं करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वो तो मतलब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा बेटा। एक सेकंड रुकना है ना, एक सेकंड देना मुझे। यार वो क्वेश्चन सॉल्व किया, वो पेज ही घूम गया है मुझे। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। हम्म, बोल। लॉग 2/3 कहाँ पे आएगा, ये ग्राफ से मैंने बता दिया ना बेटा, लॉग 2/3 कहाँ पे आएगा। ग्राफ से थोड़ा जज करना पड़ेगा अपन को कि लॉग 2/3 1 से बड़ा होगा, सॉरी 0 से बड़ा होगा बट 1 से छोटा होगा। चलो बढ़ जाऊं आगे। तो वेव कर्व पे आई होप आपकी कमांड अब हो जाएगी, अब ज्यादा बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, जाओ नोट्स उठाओ पुराने, उनको रिवाइज कर लो। जितने नोट्स में क्वेश्चन है सारे कर लो। टीचर जो क्वेश्चन क्लास में कराते हो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही होते हैं जिससे लर्निंग आपकी हो पाए, वो कर लो एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो काम है वो है डिफरेंट फंक्शंस को जानना, कि भाई फंक्शंस के बारे में हमने डेफिनेशन सीख ली, वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू सीख ली है, वेव को भी थोड़ी सी रिवाइज कर ली, बहुत सारी नंबर ऑफ फंक्शंस भी देख ली। अब जो हमारा काम काज है, वो हमारा काम ये है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करें, कि भाई लॉगरिथम एक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, लीनियर फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। इनके बारे में अब बात करेंगे वन बाय वन। 5 6 7 जो बहुत कॉमन फंक्शन है, जो हम हमेशा यूज करने वाले हैं, हर क्वेश्चन में यूज होने वाला, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, हमेशा उनके बारे में हम और बात करेंगे। ठीक है, तो पहला मैं बात करना चाहूंगा आपसे लीनियर फंक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन आप लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन के बारे में बात करूंगा। लीनियर फंक्शन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है। लीनियर मतलब डिग्री 1 का एक्सप्रेशन, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो आपका एक एग्जाम्पल तो यही होता है, जो फेमस एग्जाम्पल है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, एफ एक्स इज इक्वल टू -3x+1। ये सारे क्या है, लीनियर है, डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 फंक्शंस, क्या डिग्री 1 एक पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते थे, लीनियर बोलते थे, याद है। ये फंक्शन है। सबसे पहले ये फंक्शंस तो हैं, इनके ग्राफ भी आपको पता है, आपने स्ट्रेट लाइन तो कर ही ली है ना। ये सारे क्या रिप्रेजेंट करेंगे भाई साहब, ये सारे रिप्रेजेंट करेंगे आपको स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस। ये आ गया पहला। दिस इज नॉट द थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन, वो वन वन मेनी वन ऑन टू वाला दुनिया खत्म, मैपिंग टाइप ऑफ मैपिंग खत्म हो गई। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन, हेडिंग डाल के चालू कर दो, डिफरेंट फंक्शंस।
बस ये डाल दो उसके साथ, और वो नी भी डालोगे तो कोई जरूरी नहीं, लीनियर फंक्शन अपने आप में हेडिंग, दिस इज नॉट द थर्ड कैटेगरी ऑफ फंक्शन। कोई भी फंक्शन होता है, जैसे ये लीनियर फंक्शन है, ये वन वन भी हो सकता है, मेनी वन भी हो सकता है, ये ऑन टू भी हो सकता है, ये वो जो कैटेगरी हमने डिवाइड करी थी यहाँ पे ये है, ये फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इनके ग्राफ तो बनाना आते हैं ना भाई? स्लोप के बेसिस पे डिसाइड हो जाएगा सब कुछ, पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, राइट। पहले वाले दो की पॉजिटिव स्लोप है, पहले वाला ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन, तीसरी वाली जो लाइन है वो क्या होने वाली है, वो नेगेटिव स्लोप के साथ होने वाली है। तो मेरे को सबसे पहले बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है? वर्टिकल लाइन टेस्ट सब जगह काम कर रहा है नहीं कर रहा है? इस पे कर रहा है ना वर्टिकल लाइन टेस्ट भाई? कहीं भी बना लो वर्टिकल लाइन, एक ही बार आने वाली, एक ही बार कट होने वाली, इनफाइनाइट वर्टिकल लाइन बना दो, इट्स ए लीनियर फंक्शन डेफिनेटली। मुझे इसकी डोमेन बता दो भाई साहब, मेरा जो काम है डोमेन और रेंज बताना आपके लिए, कि इसकी डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज? बिल्कुल हाँ, एकदम सही है। डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज, आपकी मर्जी है, आपको जो पुट करना है पुट करते चलो सर। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यूज अलाउड है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको मना नहीं करेगा, आप ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो सर। और सर आउटपुट भी आप देखोगे तो हर एक में आपके पास आउटपुट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पूरा ही आने वाला है, मतलब ऑल द रियल वैल्यूज आर द आउटपुट। तो डोमेन एंड रेंज बोथ आर ऑल द रियल वैल्यूज फॉर एनी लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा मुझे बताओ तो ये वन वन फंक्शन होने वाला है कि मेनी वन फंक्शन होने वाला है? वन वन मेनी वन हम डिसाइड कर सकते हैं, ऑन टू इन टू तो हम डिसाइड करते हैं किसके बेसिस पे, कोडोमेन के बेसिस पे, बट ये वन वन है कि मेनी वन? ये है वन वन, वेरी गुड, सीख गए आप लोग। तो दिस आर वन वन फंक्शन। हाँ इसमें ये जरूर लिख लेना भाई साहब बगल में कि ए जीरो के बराबर नहीं हो जाए, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके साथ, खिलवाड़ हो जाएगा। क्या खिलवाड़ हो जाएगा? कि भाई वो लीनियर नहीं बचा, वो तो कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट बन जाएगा तो हो सकता है डोमेन रेंज वन वन चेंज हो जाए। तो चलो नेक्स्ट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ही कर लेते हैं बगल में। तो हम ये सारे जितने भी फंक्शन हमारे पास फेमस फंक्शन है जिनको हम करने वाले हैं, ये सारे फंक्शन की डोमेन रेंज प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूंगा मैं आगे के दो क्लास में। जैसे क्वाड्रेटिक के बारे में वापस बात करूंगा, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ सारे बताऊंगा, साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक सेक के, आपको लॉग का ग्राफ बताऊंगा, लॉग की प्रॉपर्टीज बताऊंगा, लॉग को इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताऊंगा। उतने डिटेल में नहीं बताऊंगा जितने डिटेल में पहले बताया था, क्योंकि उसमें तो हमने चार चार पांच पांच क्लास ले ली थी एक एक टॉपिक के लिए, बट यहाँ पे हम थोड़े से शॉर्ट में जल्दी कर लेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू के कैन बी एनी कांस्टेंट। अब एफ एक्स इक्वल टू एग्जाम्पल अगर देखोगे तो अगर मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू टू, या मैंने बोला एफ एक्स इज इक्वल टू -3, तो कुछ भी इनपुट डालोगे आउटपुट आपके पास 2 आना है भाई साहब। ग्राफ बना लोगे क्या इसका? इसका ग्राफ क्या आएगा? इट्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाला पॉइंट भी आपको पता ही है भाई, आप बोलोगे सर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट होगा 0,2। कुछ भी इनपुट डालो डजेंट मैटर, एक्स की वैल्यू कुछ भी वेरी करा दो, वाई की वैल्यू तो 2 होनी है सर, वाई की वैल्यू तो 2 होनी है। जैसे नेक्स्ट वाले केस में सर आप एक्स की वैल्यू आपकी मर्जी जो आपको डालना है डाल लो, डजेंट मैटर, वाई की वैल्यू तो हमेशा -3 है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट है, इंडिपेंडेंट ऑफ इनपुट है। 0,-3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और अब जल्दी से इसकी डोमेन बता दो मेरे को, इसकी रेंज बता दो मेरे को, और वन वन है मेनी वन है ये बता दो मेरे को। डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज,
आर मतलब ऑल द रियल वैल्यूज। बिल्कुल, अब आप समझने लगा ना, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं आप आपके। रेंज आपकी के है, कि जो भी है वही है, और फंक्शन क्या है, इट इज अ मेनी वन फंक्शन। बहुत सारे इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, इनफैक्ट एक ही आउटपुट है यहाँ, तो सिर्फ सारे इनपुट के लिए सेम आउटपुट है, जब भी तो कांस्टेंट फंक्शन। के कैन बी एनी नंबर ना, लाइक 2। भाई ये के की जगह यहाँ 2 डाल दिया, 2 की -3 डाल दिया, जो मर्जी, मतलब के इज एनी कांस्टेंट। के एनी कांस्टेंट रियल नंबर, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रियल नंबर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इमेजिनरी नंबर्स, राइट। इमेजिनरी नंबर के लिए सारी दुनिया चेंज हो जाती है, ये जो हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं, इनकी दुनिया ही चेंज हो जाती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। अरे ए, हाँ 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 हाँ, अरे मैंने गलती से ए नॉट इक्वल टू 0 लिख रहा था मैं भाई। ये गलती से मैंने ए इक्वल टू 0 लिख दिया। ए इक्वल टू 0 है तो वो तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा ना। ए इज नॉट इक्वल टू 0 लिखो भाई। चलो बन लिया आगे। एक और फंक्शन आज करेंगे हम, एंड दैट इज योर फेवरेट फंक्शन। एक्स की सारी वैल्यूज चलेगी बेटा, कुछ भी डाल दो, और एक्स तो 0 डालना ही पड़ेगा ना। 0 पे देखो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 पे इसका आउटपुट आ जाएगा 3, 0,3, 0 इनपुट के लिए 3 आउटपुट। इसका 0 पे आउटपुट इज 1, 0,1। इसका 0 पे 0,0। तो एक्स की तो सारी वैल्यूज डलेगी, जब भी तो ऑल द रियल वैल्यूज आई यहाँ पे, डोमेन। चलो नेक्स्ट करेंगे अपन क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 हो जाएगा तो लीनियर हो जाएगा वो, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो वेरिएबल है ना भाई मेरे, कांस्टेंट फंक्शन थोड़ी बनेगा। एक्स की वैल्यू 0 है, वेरिएबल है, जब भी तो पुट कर रहा है तो। चलो बढ़ते हैं आगे। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपको पता है क्या दुनिया चलती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। प्रीवियस स्लाइड देखनी है बेटा, देख लो जल्दी से फटाफट, फिर आगे बढ़ जाए। चलो बढ़ जाऊं। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी आपको पता है क्या रिप्रेजेंट करता है भैया, अगर आप बनाते हैं तो जरा बता दो तो। ग्राफ क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी, बिल्कुल सही, पैराबोला। पैराबोला कौन सा वाला पैराबोला, कॉनकेव अपवर्ड वाला क्या कॉनकेव डाउनवर्ड वाला? डिपेंड करता है ना भाई, किस पे डिपेंड करता है जरा बताओ तो, कि ये ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? साइन ऑफ ए पे डिपेंड करता है, ए ग्रेटर देन 0 है तो कॉनकेव अपवर्ड पैराबोला, ए लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला। अच्छा जरा ये तो बता दो, ये वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, जो एक्सट्रीम पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है? याद है नहीं याद है, रटवाया था मैंने। बिल्कुल सही, एक्स कोऑर्डिनेट इज -b/2a, वाई कोऑर्डिनेट इज -d/4a, फॉर एनी पैराबोला यही होने वाला है।
वर्टेक्स जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही। अब भैया जरा मुझे ये बता दो कि डोमेन क्या होगी इसकी, व्हाट इज द डोमेन? ऑल द रियल वैल्यूज इन बोथ द केसेस, ऑल द रियल वैल्यूज, कुछ भी पुट करो, मना थोड़ी करता है क्वाड्रेटिक के भाई ये वाली एक्स की वैल्यू मत पुट करना, वो तो बोलता है जो पुट करो करो मैं आउटपुट दे दूंगा। ठीक है, रेंज में पंगा होता है, रेंज में पंगा होता है। रेंज जरा बताओ तो क्या होगी यहाँ पे? नहीं, रेंज होती है वाई की वैल्यू, रेंज होती है वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू आप देखोगे क्या क्या पॉसिबल है, तो आप बोलोगे सर देखो इससे नीचे जो है ना ग्राफ जा ही नहीं रहा, अब इससे नीचे नहीं जा रहा है, तो इससे नीचे वाई की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? आप बोलोगे सर ये सारी वैल्यू आ रही है, राइट ना? कोई भी इनपुट आप डाल रहे हो, मान लो ये इनपुट डाल दिए तो आपके पास ये वाला आउटपुट मिल गया। आपने ये इनपुट डाल दिया, आउटपुट ये मिल गया। आपने यहाँ इनपुट डाल दिया, आउटपुट यहाँ मिल गया। ये इनपुट डाल दिया, आउटपुट ये मिल गया। यहाँ डाल दिया, आउटपुट आपको ये मिल गया। तो आउटपुट जो मिलेगा वो आपको यहाँ से मिलना चालू होगा और यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू इस केस में आ रही है वो यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आ रही है, जो कि -d/4 है। दिस इज द मिनिमम वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपके पास जो रेंज आएगी वो आएगी -d/4 से लेके इंफिनिटी तक, राइट? बहुत डिटेल में भी बातें पहले भी करी थी, बट अभी ग्राफ जिसको नहीं पता वो ग्राफ से भी देख लो। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि देखो ग्राफ जो भी है इसके ऊपर नहीं जा रहा है, y की वैल्यू इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, और यहां से ये वैल्यू पॉसिबल है और इससे नीचे सारी वैल्यू पॉसिबल है। कहां तक पॉसिबल है? -इंफिनिटी तक पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? सिंपल है, ये इनपुट डाल के देखो, ये आउटपुट आ गया भाई। ये वाला इनपुट डाल के देखो, ये आउटपुट आ गया भाई। ये वाला इनपुट डाल के देखो, ये आउटपुट आ गया भाई। ये वाला इनपुट डाल के देखो, ये आउटपुट आ गया भाई। मतलब इससे ऊपर नहीं जाएगी, दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू, दिस इज द एक्सट्रीम वैल्यू। मिनिमम कहां तक जा रही है? -इंफिनिटी तक जा रही है। तो मेरे बोलूंगा -इंफिनिटी से -d/4 है, दिस इज द रेंज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, है ना? ये सारी चीजें पहले बात कर चुके हैं, बट जिनको नहीं भी पता है, जो भूल गए या मिस कर गए, जो भी रीजन है। अच्छा मुझे जरा ये बताओ कि ये जो वैल्यू आ रही है किस एक्स के लिए आएगी? एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं इसको, राइट? इस केस में मिनिमम वैल्यू और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू। दिस इज 4, एक्स इज इक्वल टू व्हाट? -b/2। अरे भाई एक्स तो मेरे को ये पुट करना पड़ेगा ना, जब तो वाई मेरे पास ये मिलेगा। एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन पे बात कर रहे हैं ना, एक्स -b/2 है तो वाई -d/4 है। तो जब आउटपुट -d/4 है तो इनपुट -b/2 है, तो किस एक्स के लिए मिल रहा है? ये दोनों एक्सट्रीम वैल्यू आपको हमेशा मिनिमम मिले या मैक्सिमम मिले, बट -b/2 के लिए ही मिलती है। एक्स की वैल्यू -b/2 ऐसी वैल्यू है जो क्वाड्रेटिक को एक्सट्रीम वैल्यू देती है, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। और बता दो तो ये 1 1 है कि मेनी वन है भाई साहब? इट इज मेनी वन और 1 1 फंक्शन, मेनी वन या 1 1, बिल्कुल सही, दिस इज अ मेनी वन फंक्शन। तो ये हो गई आपकी क्वाड्रेटिक की दुनियादारी कि भाई क्वाड्रेटिक में रेंज, फंक्शन, डोमेन, रेंज, मेनी वन, 1 1, ऑन टू, इनटू, ये सब इनसे रिलेटेड बातें हो गई आपकी क्वाड्रेटिक फंक्शन की। हॉरिजॉन्टल लाइन से आप बिल्कुल चेक कर लो, दो आउटपुट मिलेंगे, दो इनपुट के लिए एक आउटपुट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग करेंगे 3 डिग्री, 4 डिग्री की बातें करेंगे, लॉगरिथम की बातें करेंगे, एक्सपोनेंट की बातें करेंगे, फिर और दूसरे जो नए फंक्शन जो अभी तक आपने नहीं पढ़े, लाइक सिग्नम फंक्शन, है ना, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर, डिटेल में बात नहीं करिए, फ्रैक्शनल पार्ट, ये फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद में मैं आपको होमवर्क देना चालू करूंगा। बिल्कुल, चलो, ऑन दिस नोट आई विल एंड द लेक्चर। हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए जो भी क्लास में बताइए। ठीक है बेटा, भेज दूंगा। चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।